हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक छंद पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। छंद के सभी आवश्यक तत्वों का विस्तृत अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। दोस्तों, जो चैनल में नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह पाठ्य सामग्री उपलब्ध होते रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। छंद। छंद शब्द छद धातु से बना है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप, जिसको हम धातु कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना, प्रसन्न करना। ठीक है, इस प्रकार से हम छंद को समझ सकते हैं। आगे देखिए, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। पिंगल क्यों है? क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? पिंगल नामक ऋषि थे। इस कारण से छंद को हम क्या कहते हैं? पिंगल भी कह सकते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक अर्थात नियमों से बांधने वाला, ठीक है, व्याकरण है, उसी प्रकार पद का क्या है? छंद शास्त्र है। इस तरह हम कह सकते हैं काव्यशास्त्र के नियमानुसार जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इस तरह से इसको परिभाषित भी आप कर सकते हैं। ठीक है, छंद के अंग या तत्व देखिए कौन कौन से तत्व हैं। चरण, जिसको हम पद या पाद भी बोलते हैं, वर्ण या मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम, तुक या लय। इस प्रकार से एक छंद रचना में इन सभी तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए देखते हैं चरण पद क्या है। छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई हमने दोहा या चौपाई लिया तो उसमें जो 2 लाइन होंगी, लेकिन भाग उसके कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश अर्थात चौथा भाग को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं, किंतु लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा इत्यादि में। ठीक है, 2-2 पंक्तियां होंगी, लेकिन चरण कितने होंगे? इनमें 4 होंगे। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखिए, हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, है ना। जो 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ऐसे छंद कितने छंदों के योग से बनते हैं? 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे कि कुंडलियाँ। कुंडलियाँ किसके से मिलकर बनती हैं? दोहा और रोला, है ना। दोहा और रोला को मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा? कुंडलियाँ का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। छप्पय रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से यह कह सकते हैं। चरण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समचरण, समचरण, विषम चरण। ठीक है, समचरण हम किसे कहते हैं? द्वितीय और चतुर्थ चरण को हम क्या कहेंगे? समचरण कहेंगे। प्रथम और तृतीय चरण को हम क्या कहेंगे? विषम चरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, वर्ण और मात्रा। ठीक है, वर्ण या इसको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चाहे वह स्वर हर्ष या दीर्घ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत शब्द राजन का ना, राजन का ना, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर। ठीक है, अब जैसे जो सा है ना। ठीक है, तो इसका पहला अक्षर क्या होगा? आधा सा होगा। ठीक है
है ना, उसे वर्ण नहीं माना जाता है ना, उसे क्या नहीं माना जाता है, वर्ण नहीं माना जाता है। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। ठीक है, हर्ष स्वर वाले वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, छोटा आ, ई, उ, री, क, की, कु और क्र। ठीक है, क्र हर्ष स्वर वाले वर्ण हैं। ठीक है, इनको हम हर्ष वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हर्ष वर्ण। दीर्घ स्वर वाले वर्ण के अंतर्गत बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ इत्यादि आएंगे। ठीक है, इन्हें हम दीर्घ वर्ण भी कह सकते हैं। मात्रा देखिए, मात्रा क्या है, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल, काल अर्थात समय है ना, को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। हर्ष वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए मात्रा, मात्रा हर्ष और दीर्घ। तो हर्ष में कौन कौन आएंगे, आ, ई, उ और री, ये हर्ष मात्रा कहलाते हैं। बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, मात्राओं की गणना कैसे होती है, यह भी दो प्रकार से होती है। हर्ष स्वर एक मात्रिक जिसे हम कहते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आ, ई, उ, री ये एक मात्रिक कहलाएंगे और बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये द्विमात्रिक कहलाएंगे। ठीक है, देखिए वर्णों को सस्वर अक्षर भी कहते हैं, है ना, वर्णों को क्या कहते हैं, सस्वर अक्षर भी कहते हैं। मात्राओं को सिर्फ क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक उदाहरण है, राजा एवं दिवस का अवसान समीप था, है ना, इसमें हम वर्णों और मात्राओं की गणना करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, जैसे राजा है तो हम इसको अलग अलग करेंगे, रा और जा। तो रा एक और ये दूसरा, तो यहाँ पर कितने वर्ण हो गए, दो वर्ण। कितने वर्ण हुए, राजा में कितने वर्ण हैं, दो वर्ण। और मात्राओं की अगर हम इस पर गिनती करें तो यह रा में आ की मात्रा है, मतलब दो हैं आ, है ना, जा में आ तो दो मात्रा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने मात्रा हो गए, चार मात्रा। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार दिवस का अवसान समीप था, इसको हमने अलग अलग किया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कितने वर्ण हैं, 12 वर्ण हैं। ठीक है, मात्राओं की अगर हम बात करें तो ई एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ पर का तो दो मात्रा, यहाँ पर आ एक मात्रा, एक मात्रा, सा में दो मात्रा। ठीक है, ना में आ तो एक मात्रा, सा में आ एक मात्रा, मी बड़ी ई है, उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर दो मात्रा, पा एक मात्रा और था में दो मात्रा, आ का उच्चारण हो रहा है। इस तरह से हम इनको गिनेंगे तो ये कुल कितने मात्रा हो जाएंगे, 16 मात्रा हो जाएंगे। कितने मात्रा हो जाएंगे, 16 मात्रा हो जाएंगे। इस प्रकार से हम वर्ण और मात्राओं की गणना छंद में करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लघु और गुरु, इसी में लघु और गुरु भी हमको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए छंद शास्त्री हर्ष स्वर तथा हर्ष स्वर वाले व्यंजन वर्णों को क्या कहा है, लघु कहा है उन्होंने। ठीक है, लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह खड़ी पाई, जिसको हम बोलते हैं एक पाई रेखा, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। गुरु दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। ठीक है, गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह जो है वो इस प्रकार से है ना, वर्तुल रेखा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्तुल रेखा। ठीक है, आगे देखिए वर्ण
लघु वर्ण और गुरु वर्ण, ठीक है, इन्हीं को हमने देखा, लघु वर्ण और गुरु वर्ण। हर्ष स्वर होंगे वो सभी क्या होंगे, लघु वर्ण होंगे, ठीक है, हर्ष स्वर क्या होंगे, सभी लघु वर्ण। और इसमें चंद्र बिंदु वाले जिनको हम अनुनासिक कहते हैं, है ना, तो वह भी क्या होंगे, लघु वर्ण के अंतर्गत आएंगे। जैसे चंद्र बिंदु जहाँ पर जिस अक्षर में हो तो वह किस में गिना जाएगा, लघु में गिना जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, है ना, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, जैसे यहाँ पर आधा ता है ना, आधा ता है और या है, तो ये भी किस में गिने जाएंगे, लघु में ही गिने जाएंगे, ठीक है। गुरु में देखिए जो दीर्घ स्वर वाले जो मात्रा हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, गुरु के अंतर्गत होंगे। और अनुस्वार, है ना, अनुस्वार और विसर्ग ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, गुरु के अंतर्गत ही आएंगे। संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण, अर्थात पूर्व में जो वर्ण होगा वह क्या होगा, गुरु के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा, गुरु के अंतर्गत होगा। जैसे देखिए यहाँ है क्या है, अग्र, तो अग्र का जैसे ये संयुक्त अक्षर कहाँ है, गा में रिफ लगा हुआ है, ग्र, तो इसके पहले आ है, तो आ क्या होगा, इसमें दीर्घ होगा, ठीक है। वक्र का वा, तो वा क्या होगा, दीर्घ होगा, ध्यान रखना है। हलंत वाले वर्ण के पहले का वर्ण, है ना, हलंत वाले वर्ण के पहले का वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब जैसे राजन, राजन में नाम में क्या लगा हुआ है, हलंत, तो जा क्या होगा, दीर्घ होगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। इस तरह देखिए आगे संख्या और क्रम। संख्या किसे कहते हैं, वर्ण और मात्रा की गणना को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्रम किसे कहते हैं, लघु व गुरु के स्थान निर्धारण को हम क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। उपरोक्त हमने देखा है, ठीक है। वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या अर्थात किसकी, वर्णों की, और क्रम लघु व गुरु का दोनों समान होते हैं, किसमें, वर्णिक छंद में, ठीक है। जबकि मात्रिक छंदों की सभी चरणों में संख्या क्या होती है, संख्या तो समान होती है ना, लेकिन क्रम यह समान नहीं होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना है। गण देखिए, गण जो है यह केवल वर्णिक छंदों में ही प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, हम पढ़ेंगे, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। गण को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक और ना ही कम। अतः गण की परिभाषा होगी, लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे गणों की संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, सूत्र है, यमाता राजभान सलगा, आप इसको याद रख लीजिए। इसी से वर्णिक छंदों की रचना होती है, ठीक है। इसको देखिए हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, गण, उनका नाम, मात्राएं और उदाहरण। देखिए जैसे यमाता राजभान सलगा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से या से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यगण, है ना, गण अर्थात यगण। या से हमने लिया तो यगण हुआ। इससे हम नाम बनाएंगे तो क्या होगा, यमाता, यहाँ 3 अक्षर लेंगे, है ना, यमाता, ठीक है। और मात्राएं कितनी लगी, या का 1 है और माँ और ता, ये 2 मात्रा हो गई। इस प्रकार से अगर कोई इसके अनुसार कोई शब्द हम लिखते हैं तो यह कहानी, है ना, कहानी शब्द देखिए। ऐसे ही और भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। का 1 मात्रा, हा 2 मात्रा, ना में बड़ी ई तो 2 मात्रा, ठीक है। इसी तरह देखिए माँ है तो मगण हो जाएगा, तो माँ तारा, ठीक है, माँ तारा हो जाएगा। इसमें सभी दीर्घ हैं तो दीर्घ मात्रा, ठीक है। तो इसके लिए पांचाली देखिए, है ना। अब ता है तो ता से तगण बना, ताराज, है ना, ये मात्रा हो गई। वागी से सब लिख लिया हमने। रगण, रगण तो राजभा, है ना, राजभा, है ना, राजभा हो जाएगा। इसके लिए इसकी मात्राएं क्या होगी, गुरु, लघु, गुरु, ठीक है। तो साधना, है ना, इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। जगण
जा से जगण तो जभान हो जाएगा, है ना। ये लघु गुरु लघु, है ना। हरीश शब्द बन गया। फिर भा से क्या हो गया, भगण तो भानस भानस, है ना, ठीक है। ये इस प्रकार से तो गायक हो गया शब्द हमने बनाया, ठीक है। इसी तरह देखिए नगण है तो नसल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नसल, है ना। सगण तो सलगा, लास्ट अंतिम के जो हैं ला और गा, है ना, उसमें उपयुक्त हो जाएंगे, ला और गा प्रयुक्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मात्रा ये है, प्रभुता हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम गण को समझ सकते हैं। ये वर्णिक छंदों के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। गति देखिए, छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को, है ना, छंद को जब हम पढ़ते हैं उसकी जो प्रवाह होती है ना, या लय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा किस में ज़्यादा होती है, मात्रिक छंदों में अधिक होती है, क्योंकि वर्णिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, लेकिन मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता है। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश मात्र ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति, यह प्रवाह हमें क्या पड़ सकती है, बाधा पड़ सकती है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण है, दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है। दिवस का अवसान था समीप में क्या नहीं है, गति नहीं है। इसी को अगर हम क्रम से बोलेंगे, दिवस का अवसान समीप, तो इसमें बिल्कुल क्या है, गति है ना, क्या है, गति है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गति का जो प्रयोग है वह किस में अधिक होती है, मात्रिक छंद में। किस में, मात्रिक छंद में, ठीक है। चौपाई, अरिल व पद्धरी, इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, पर गति भेद से ये छंद परस्पर क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। अतः मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का पूर्व ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। गति का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। गति का पूर्व ज्ञान भाषा की प्रकृति या उसकी ध्वनि, नाद, आवाज के पूर्व ज्ञान पर एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। हमें अभ्यास होगा तो हम किसी भी छंद को गति के साथ क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यति, यति छंद को पढ़ते समय जहाँ रुका जाता है ना, थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यति या विराम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, इस तरह से देखिए रज के बाद हम अल्प समय के लिए रुक करके आगे की लाइन को हमने बोला, ठीक है। तुक क्या है, पद के चरणों के अंत में जो समान स्वर या व्यंजन आते हैं तथा समान होने के भाव हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं, ठीक है। जिस छंद के अंत में तुक हो अर्थात समान स्वर या व्यंजन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तुकांत छंद कहेंगे। और जिस छंद के अंत में तुक ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अतुकांत छंद कहेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लय क्या है, छंद को पढ़ने की शैली को, है ना, छंद को पढ़ने की शैली को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। इस प्रकार से छंद के आवश्यक तत्वों को हमने देखा, समझा, जाना, और यह छंद को पढ़ने के लिए, छंद का अध्ययन करने के लिए इन तत्वों का जानना आवश्यक है, इन तत्वों के नियमों को जानना आवश्यक है, ठीक है। अगला भाग हम देखेंगे छंद के भेद। मुख्यतः छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत जो छंद हम पढ़ेंगे उनको उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। वर्णिक छंद के अंतर्गत जो छंद आएंगे उनको हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।